हेलो एवरीवन। तो हमारे सामने अभी है दूसरा टॉपिक पुरातात्विक स्रोत, और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव में पुष्टि करता है। ऑप्शन है गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ठीक है, गटियाला अभिलेख। तो आप करोगे गोसुंडी अभिलेख, ठीक है, भागवत और वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, ठीक है, गोसुंडी 1 नंबर। इसकी व्याख्या है आपके सामने। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, सहकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख स्थित है बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर। तो देखो ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखा गया है, बहुत बार आता है, ये देख भी सकते हो, 22 में भी आया है, राजस्थानी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो ये संस्कृत में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? नानसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। तो ये गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? ओमेनियम, भारभू, देवनागरी, ब्राह्मी। तो आप करोगे ब्राह्मी, 4 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगनान राय शिलालेख, राय प्रशस्ति। देखो इसके अंदर आप करोगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, कुंभा के लेखन पर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडीस्तक, गीत गोविंद का टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भारताचार्य, देखो अभिनव भट्टाचार्य उपाधियों के नाम है, ये याद रखना है। हिंदू सुल्तान, सुरतान, ठीक है, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु आदि उपाधियों से पुकारा जाता है। आगे है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो आप करोगे कवि अत्रि एवं महेश ने। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1460 ईस्वी, विक्रम संवत 1517। देखो ये डेट याद रखना आप, ठीक है, 1460 ईस्वी। बहुत बार एक तरफ मतलब इन प्रशस्तियों के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ सन दे दी जाती है, मिलान करना होता है, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निर्धन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, 1460 के अंदर। आगे है, चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभा सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलन थे। तो यहाँ पे ये तीनों बातें ही सही है, ठीक है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। देखो अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। 4 देखो, परमार, प्रतिहार, चौहान, वो 4 है ना, उनका वर्णन है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे चिरवे का शिलालेख उदयपुर से,
1273, ये सन याद रखना। विक्रम संवत 1330। चिरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ को गुहिल वंशीय शासकों चैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भवन सिंह सूरी के शिष्य रतन परब सूरी ने इसकी रचना की थी और उनके शिष्य पासरवा चंद ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देलर ने इसे दीवार पर लगाया। आगे है अगला क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का, अजमेर के चौहान शासकों का। तो क्या पूछा है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के? तो देखो ये मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवा का, अजमेर के चौहान का। आप करोगे 2 नंबर को, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, और ये 1273 का है, ठीक है। 1273। 1460 के अंदर कौन सा था? कीर्ति स्तंभ, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं गरीबदास। देखो राज प्रशस्ति दुर्गाहाड़ा, रणछोड़ भट्ट 3 नंबर है। देखो रणछोड़ भट्ट, और ये आया हुआ भी आप देख सकते हो 22 में भी आया है बस स्टैंड में। अभी राज प्रशस्ति को देखते हैं। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी विक्रम संवत 1732। राजसमंद विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने, ठीक है। राज प्रशस्ति सबसे पहले याद रखो सबसे बड़ी है, और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मारवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। तो थोड़ा सा 24 सर्गों में, ये याद रखना, राज प्रशस्ति 24 सर्गों में है। जैसे पूछा जाता है ना गोसुंडी शिलालेख कितने खंडों में है, तो उस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना, 24 सर्गों में है। कुल 1106 श्लोक थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्ष में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए करवाया गया। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। मुगल दिल्ली और मेवाड़ उदयपुर, इनकी संधि का वर्णन है, ठीक है, राज प्रशस्ति में। लेकिन इनका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उसके समय तक जीवित था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगतनाथ प्रशस्ति। तो देखो मुगल मेवाड़ संधि अभी हमने देखा था राज सिंह प्रशस्ति, ठीक है। आगे है राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1576, 1676, ठीक है, 1676। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो आप करोगे 3 नंबर को, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। अभी आप बिजोलिया शिलालेख को देख सकते हो भीलवाड़ा में 5 फरवरी 1170 में। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास ही एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई है। आगे है
यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की समृद्धि में लगाया था। इस शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया। देखो ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था, शायद ये रीट की किसी पेपर में आया था। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहासकारी की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान। देखो चौहान का ये है, ठीक है, वर्णन मिलता है बिजोलिया में। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख का काल है तो 1176, 1170, 953, 1273, ये चिरवा का है और ये राज प्रशस्ति का है। 1170 बिजोलिया का है, ठीक है, ये किसी का नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? रायसी। देखो चौहान राजवंश के बारे में तो ये सबको पता है, बिजोलिया करवाता है, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, वासुदेव, कानड़देव, अर्णुराज। तो देखो वासुदेव ने करवाया और अजमेर नगर बसाया था, अजमेर को किसने बसाया था? 1113 के अंदर अजयराज ने, ठीक है। ये और आप करोगे 2 नंबर को, इस प्रश्न का उत्तर होगा सांबर झील, वासुदेव ने, ठीक है। आगे है, बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों में उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ जबालीपुर, ये जालोर का नाम है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ये नाम, ठीक है, कि कौन से लेख में मतलब जालोर को जबालीपुर बोला गया है, सांबर को साकंबरी बोला गया है, भीनमाल को श्रीमाल बोला गया है। तो आप इन्हें बिजोलिया को थोड़ा सा ढंग से याद करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जबालीपुर है जालोर का, साकंबरी है सांबर का, श्रीमाल है भीनमाल का। आगे देखते हैं, विद्यावल्लभी है बिजोलिया का, मंडलकर है मांडलगढ़ का, ठीक है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में साकंबरी में चहमन चौहान, ठीक है, राज्य की स्थापना की। तो वासुदेव ने की, ठीक है, ये आदि पुरुष है, चौहानों का संस्थापक बोलो या आदि पुरुष बोलो, तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। आगे है, जबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर शिलालेख में, चिरवे शिलालेख में, बिजोलिया। तो ये बिजोलिया के अंदर ही है ये नाम, ठीक है, ये 2016 के अंदर भी आया हुआ है और अभी पीछे भी आया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान। तो देखो जबालीपुर जालोर है, ठीक है। आगे है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के काल का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो आप करोगे बीकानेर। देखो राय सिंह बीकानेर से है, जिसने वो किला बसाया था। तो थोड़ा से आप अभी हम बीकानेर के बारे राय सिंह प्रशस्ति पढ़ेंगे। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 को यह लेख महाराणा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण के काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी एक प्रशस्ति रचयिता जेता जदूता, कोई भी नाम आ सकता है, जेता आप याद रखो, से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। देखो आप एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे बीकानेर की स्थापना कब की गई थी भाई? तो बीकानेर की स्थापना की गई थी आखा तीज के दिन, ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो 2 और है, एक शायद नागौर शहर है या ना, उसको भी आखा तीज के दिन उसकी स्थापना हुई थी। एक और है जो मुझे फिलहाल याद नहीं है। तो 3 शहर है राजस्थान के जो आखा तीज के दिन इनकी स्थापना हुई है। थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, ये पूछा बीकानेर वाला पूछा गया है, तभी मैंने आपको बताया। फिर आगे है, जो 17 फरवरी
1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख से बीका से रायसीं तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया गया। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। बीकानेर दुर्ग को लालगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है। और यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, एक होता है चिंतामणि। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। एक होता है गढ़ चिंतामणि। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आबू के अभिलेख के लेखन कौन है? सुभद्र, पार्श्वचंद, करमचंद, दीपचंद। तो आप करोगे शुभचंद्र। फिर आपके सामने है नेमिनाथ। आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 है, मतलब ईस्वी में है। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद सुरतोस्व काव्य के लेखक ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनाए गए। आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगवाई गई परमाणु तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन मिलता है। ठीक है, वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन। आपके सामने क्वेश्चन है, सुरतोस्व के लेखक हैं। ये 2022 में आप देख सकते हो, सेकेंड ग्रेड जीके का जो पेपर होता है उसके अंदर आया हुआ है। मंडन, सोमेश्वर, नरपति, राजशेखर। सुरतोस्व के लेखक सोमेश्वर हैं। ठीक है, आगे है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली, घटियाला, बीजापुर, अर्थुना। तो आप करोगे घटियाला। अभी हम घटियाला को पढ़ेंगे। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी विक्रम संवत 918 के ये लेख जोधपुर के समीप घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रतिहार नरेश ककुक का यशोगान न्याय प्रिय जनहित का संपादन वीर व साहसी शासक है एवं उसकी वंशावली रोहिलिद से लेकर ककुक तक दी गई है। यह लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। कहाँ पे? घटियाला लेख में। और घटियाला की संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में उल्लेख हुआ है। इस अभिलेख के रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर है। इसे ककुक ने उत्कीर्ण करवाया। इसे शाक द्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओस वालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? फारसी, संस्कृत। तो देखो संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की आभिरों पर विजय का दावा करता है? बिजोलिया, अर्थुना, घटियाला, चिरवा। तो आप करोगे घटियाला। अगला क्वेश्चन, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवा, सिसोदिया, मंडोर। तो देखो ये मंडोर प्रतिहार की जानकारी प्राप्त होती है। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार ककुक, प्रतिहार दत्त, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट। तो आप करोगे प्रतिहार ककुक। आगे है, कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़, सिरोही, मानमोरी, चित्तौड़गढ़, घटियाला, जैसलमेर। तो ये घटियाला जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, चिरवा, उदयपुर। आगे है, घटियाला शिलालेख से संबंधित कथनों में असत्य कथन है। असत्य देखना है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का वर्णन है। 2 नंबर है, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है।
अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख हमने अभी देखा था। यह अभिलेख 4 अभिलेखों का समूह है। तो ये 4 अभिलेखों में आप 2 नंबर को देखो, नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। यहाँ पे ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मुख्य यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 5, 3, 4, 7। तो 3, ठीक है। मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बड़वा कहाँ पे है? कोटा के अंदर। अभी हम देखते हैं बड़वा के बारे में। बड़वा यूथ अभिलेख सन 181 ईस्वी कोटा जिले के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 करत संवत 295 के 3 यूप लेख मिले हैं। इनमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ समापन का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बड़वा लेख में मिला है। आगे है, इस यूप अभिलेख में देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है, इस अभिलेख में करत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोखरी वंश के शासकों की सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। यह एक स्तंभ युग पर उत्कीर्ण है। आगे क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख किस वंशगण से संबंधित है? मोखरी, प्रतिहार, योद्धेयगण, अर्जुनायगण। तो आप करोगे मोखरी। आगे है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कंसुआ अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति और आहड़ अभिलेख। तो आप करोगे 2 नंबर को लोग। देखो बरनाला अभिलेख कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। बरनाला जयपुर में 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश, देपांग। तो आप करोगे कवि महेश। अभी आपके सामने है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। इसका प्रशस्तिकार उत्कीर्ण कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत। देखो देवनागरी और संस्कृत को आप याद रखना। इसमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है। लिपि अगर पूछे तो नागरी है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। पहली शिला में 68 श्लोक है। एक लिंग जी के मंदिर तथा कुटिया नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। आगे देखते हैं हम, दूसरी शिला में चित्रांग ताल, चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़गढ़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1488 का लेख है। महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो आप करोगे महेश्वर। अभी महेश्वर के बारे में, एक लिंग प्रशस्ति उदयपुर, इसका रचयिता महेश भट्ट, महेश्वर नाम है पूरा। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना और मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन है, ठीक है। आगे है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्ण का माना जाता है, कहाँ स्थित है? अजमेर। देखो बरली अजमेर में है, बड़ला कोटा में है, बरनाला जयपुर में है। ये 3 मतलब बै से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा आप इन्हें ध्यान में रखो। बड़ली या बरली का लेख अजमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और राज प्रशस्ति सबसे बड़ी है, ठीक है। अजमेर से 35 किमी दूर बड़ली के पास बिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला है, बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्रागत पांडुलिपि में, खरोष्टी पांडुलिपि में। आप करोगे ब्राह्मी पांडुलिपि में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। देखो प्रतिहारों का इतिहास पूछा है। नंदसूपा स्तंभ, गोसुंडी, बिजोलिया, तो देखो मंडोर होगा, मंडोर शिलालेख। मंडोर का शिलालेख जोधपुर। मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण। इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु व शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा है? गटियाला, जोधपुर, ग्वालियर, दौलतपुर। ग्वालियर में लक्ष्मण के वंशज गुर्जर प्रतिहारों को बताया है। अभी ये प्रशस्ति आपके सामने है। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। किसकी? मिहिर भोज की। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानित यह 880 ईस्वी के लगभग है। इस लेख का लेखन भट्टधनिक का पुत्र बालादित्य है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपुत्र, चोखली के ताम्रपुत्र, रणकपुर प्रशस्ति, चिरवे का शिलालेख। तो आप करोगे पुर, ठीक है, के ताम्रपत्र। पुर का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बताता है। इसमें यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। आगे है, किसानों से वसूल की जाने वाली विधिक लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? पुर ताम्रपत्र, चीखली ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र। तो आप करोगे चीखली ताम्रपत्र 1483 के अंदर। चीखली ताम्रपत्र 1483, इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। आगे है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत शिलालेख 975, रणकपुर प्रशस्ति 1439, बिजोलिया अभिलेख 1170, राणेश्वर प्रशस्ति 953। तो आप करोगे पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हर्ष पर्वत शिलालेख। अभी देखो, हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ शिखर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी व विक्रम संवत 1030 ईस्वी है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किया जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियां पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। ये चौहान शासक विग्रह राज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगट कहा है, ठीक है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। माछा से, दुलेव से, सिंगोली से, पदराड़ा से, ठीक है। अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम चुनिए आरोही क्रम में, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, बचकुला अभिलेख। तो सबसे पहले गोसुंडी होगा, फिर बुजकला होगा, फिर बिजोलिया होगा, फिर नेमिनाथ होगा। 1170 में है बिजोलिया, बहुत बार पूछा जाता है भैया। आगे है गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, बुजकला का अभिलेख 815 ईस्वी में पार्वती मंदिर बुजकला बिलाड़ा जोधपुर में मिले। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल का है। इसका सूत्रधार देय्या है। बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 1170, नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230। अगला क्वेश्चन, रसिया की छन्नी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। नरवर्मा गुहिल, जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह, सामंत सिंह। तो आप करोगे नरवर्मा गुहिल, 1 नंबर को आप लोग करोगे रसिया की छतरी।
देखो, रशिया की छतरी का शिलालेख 1274 चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से नरवरा तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना प्रियपट्टू के पुत्र वेद शर्मा ने की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवाड़ा मिलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली, बिजोलिया। तो आप करोगे मानमोरी, ठीक है। मानमोरी का अभिलेख आपके सामने है। मानसरोवर झील के तट पर 770-713 ईस्वी के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन की कथा एवं 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। इसमें इसके रचयिता प्रशस्तिकार पुष्यनाग भट्ट का पुत्र एवं उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख है। कर्नल टोड को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इस लेख से उस समय के राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रागंद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। जब कर्नल टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंक दिया। आगे है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो आप कर सकते हो चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन, शिलालेख प्रशस्ति और उसके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285, ये सही है। बिजोलिया शिलालेख 1140, ये भी सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी सही है। चिरवा शिलालेख 987 नहीं होगा, चिरवा 1273 है, ठीक है। तो इसके अंदर होगा 1 2 4, 1 2 4, 2 नंबर को आप लोग करोगे। अभी आप देख सकते हो बिजोलिया के लेख भीलवाड़ा 1170 में, चिरवे का लेख 1273 में, श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर में, रणकपुर प्रशस्ति 1439 में, ठीक है। आगे है आपके सामने, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़। तो आप करोगे मेवाड़, मारवाड़ मत करना, मेवाड़, ठीक है। उदयपुर के लकुलिस के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत पदों में देवनागरी लिपि है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। आलमशाही मुंगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? देखो, आलमशाही मुंगलिया जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। तो आप करोगे बीकानेर। सन 1759 के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के डाले गए, जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों का एक और फारसी में सिक्के मुबारक साहब, किरासानी आलम, बादशाह गाजी तथा दूसरी ओर सन 1121 में जुलूस मेमनत मानूस अंकित होता है। देखो, एक बीकानेर का एक सिक्का है जिसके अंदर एक तरफ विक्टोरिया महारानी है ना, उनका दिया हुआ है, और दूसरी तरफ हमारे राजा का दिया हुआ है, तो वो भी बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा आप याद रखना, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। तो आप करोगे दामोदर। आगे देखो, 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो आप राजस्थान करोगे, ठीक है। पंचमार्कों के सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आहत मुद्राएं। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बैराट के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ये बैराट से प्राप्त हुई है। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमार्क, रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं एवं रंगमहल में भी, रंगमहल हनुमानगढ़ में पड़ता है, आहत मुद्राएं आदि प्राप्त हुई हैं। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व करोगे आप। फिर आपके सामने है डोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाफूल विशेष, ओढ़नियों का वस्त्र, चादर, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। देखो, डोडिया ये प्रसिद्ध है, इसलिए शायद पूछा गया है। एक जयपुर का जाड़साई सिक्का प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, साथ में इनको याद रखो। ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं।
जैसलमेर में तांबे का सिक्का पर्चनल में था ढोलिया या डोलिया। आगे है गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो उदयपुर, ठीक है। आगे है मेवाड़ के कई स्थानों पर हुणों द्वारा प्रचलित चांदी के व तांबे के गदिया सिक्के मिले हैं जो स्त्रप एवं प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए थे, जिससे चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसे दिखाई देने के कारण गदिया सिक्के के नाम से जाना जाता। ऐसी गदिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रेणी, नरबन आदि जगहों पर भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। रामशाही मेवाड़ का है, रावशाही है, डोडिया भी है, ये सभी हैं, ठीक है। अभी हम मेवाड़ के सिक्के देखते हैं। मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, डींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुर, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, रूपशाही, फतेहशाही, भोपाल शाही, शाह आलम शाही। देखो इनके नाम से ही भोपाल शाही, स्वरूप शाही, तो एक स्वरूप शाही वो है ना हमारी झील है, तो इनके नाम से ही पता चलता है, ठीक है। चांदोड़ी को थोड़ा याद रखना, डिंगला, ठीक है। तो ये मेवाड़ के सिक्के हैं। आगे आता है जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो आप करोगे जयपुर। जयपुर के कछवा नरेंसु ने मुगल काल में जाड़शाही सिक्के चलाए जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है? जाड़शाही जयपुर का है, विंशोपकचा मानवंश का है, विजयशाही, देखो विजयशाही जोधपुर का है, तो ये बीकानेर का नहीं है, डब्बूशाही मारवाड़ का है। 3 नंबर गलत होगा। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, तांबी, चांदी के विजयशाही सिक्के ढाले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? अक्खेशाही जैसलमेर की है, जाड़शाही जयपुर की है, विजयशाही ये जोधपुर की है, गजशाही जोधपुर की है। 3 नंबर गलत हो गया। अगला है लिलूलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? नागौर, कुचामन, सोजत, जोधपुर। तो आप करोगे सोजत, ये पाली के अंदर पड़ता है और यहाँ की मेहंदी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सोजत के टकसाल के सिक्के लल्लू शाही, लिलूलिया लल्लू शाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा था। इस पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे 22 सदा सिक्का भी ये पूछा जाता है, ठीक है। 22 सदा सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप पाली या सोजत याद रखोगे। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो ये अलवर का है रावशाही। आगे है अलवर के सिक्के अक्खेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टक्सा, अंग्रेजी पाव आना सिक्का। आगे है निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के पर्चनल का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो स्वरूपशाही कहाँ पे है? मेवाड़ में है, ठीक है। उस झील के नाम पे याद रख लेना। स्वरूपशाही झील कहाँ है? स्वरूपशाही वो उदयपुर के अंदर है, तो ये सिक्का इस टाइप से याद रखना। जाड़शाही हम बहुत बार देख चुके हैं, ये भी सत्य है। विजयशाही जोधपुर में है, मदन शाही बीकानेर में नहीं है का है, ठीक है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरिक तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता? हमने थोड़ी देर पहले देखा था बीकानेर में और 2013 आरएस के पेपर में आ चुका है। आगे महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल में 1887-1983 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इसे गंगाशाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा अपने चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित है। अगला है डींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। डींगला, भिंडरिया ये मेवाड़ के ही हैं, ठीक है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिलड़िया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को धम्ब व रूपक तथा तांबे के सिक्के को करछापन कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य और वृक्ष आदि का चिन्ह अंकित रहता था।
आगे है, ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का ढींगला है। 31,000 रुपये राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? कुचामन। देखो 31,000 कुचामन में, 22,000 अगर पूछे तो वो सोजत पाली में, साथ में याद रखो। फिर है आपके सामने, सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनवाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31,000 कहलाया। इसको वोपुसाई और बोरसी रुपया भी कहते हैं। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ का सिक्का एलची जारी किया? बाबर, अकबर, जागीर, सागिरा। देखो एलची सिक्का अकबर का है, ठीक है। आपके सामने आगे है, सिक्का एलची चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर, चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर आदि के डाले गए सिक्के सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्रकौरी की समृद्धि में चांदोड़ी, रुपा, अठन्नी, चौनी, 2 अनी एवं 1 अनी के सिक्के जारी किए। इन पर फारसी अक्षर थे। अगला क्वेश्चन, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? तो कपूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, रायली देवी। देखो ये सोमल देवी थी, ठीक है। ये प्रतिदिन अपने नाम का सिक्का चलाती थी, ठीक है। अजमेर से संबंधित है। अजय राज की रानी सोमल देवी सोमलेखा ने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। आगे है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा। तो आप करोगे अजमेर। कुषाण शासकों के संपर्क में राजस्थान के पत्थर और मरणमय मूर्ति कला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्रीधड़, अश्व तथा अजामुख हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने। देखो सांबर से स्त्री का धड़ मिला है, ठीक है। मतलब सर नहीं है, धड़ इस टाइप से कुछ मिला है तो पूछा जाता है। आगे है, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिला है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, दस्तूर कोमवार जयपुर। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य की अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है, जिससे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर फारसी शब्द है जिसका अर्थ रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा और कौम का अर्थ जाति है। तो अभी हमारा वीडियो होता है समाप्त। यहाँ पे हमने पुरातात्विक स्रोत देखे हैं, ठीक है। शिलालेख, अभिलेख वगैरह ये देखी है, प्रशस्ति पढ़ा है और जो हमारे सिक्के थे वो पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा कल।